नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं दयानंदियन आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम लोग ज्योग्राफी को देखने जा रहे हैं। भारतीय भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम लोग भारत का सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एक वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में होगा। और इसमें उन सभी टॉपिक्स को शामिल किया गया है। एक टॉपिक्स जो सामान्य परिचय है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आते हैं, जिससे संबंधित यहाँ वन लाइनर फॉर्मेट में हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं सामान्य परिचय भारत का। और इसमें पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या भारत की मुख्य भूमि। क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछती है, इससे पहले मैं रुकूंगा और रुकने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे। भारत का विस्तार देखेंगे, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत की अक्षांश रेखाएं कहाँ से हैं कहाँ तक, देशांतर रेखाएं की स्थिति क्या है, भारत एशिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, और इसमें कितने गांव हैं, इसके पूरी भूभाग जो है वो पूरे दुनिया के भूभाग का कितना प्रतिशत है। तो संपूर्ण इसका अध्ययन जो वन लाइनर फॉर्मेट में हम करेंगे। ठीक है, चलते हैं पहले वन लाइनर की तरफ से। भारत की मुख्य भूमि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। कहने का मतलब है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो हम लोग सबसे पहले समझ लें कि भारत की स्थिति कैसी होती है। तो भारत की स्थिति जो है ना वो ये अगर मान लीजिए पृथ्वी है तो इसके बीचों बीच जो एक रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा और ये जो रेखाएं होती है इसे हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। इस आधार पे जो भारत की स्थिति है वो यहाँ पे दर्शाती है और इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये हो गया। अगर इस लाइन की बात करें, इस लाइन जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, जिस लाइन को उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो इसके जो नीचे वाले भाग है उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध और जो ऊपर वाले भाग है उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और अगर ये देशांतर रेखा है तो देशांतर रेखा के बाएं तरफ वाले भाग को पश्चिमी और पूरब तरफ वाले दाएं तरफ वाले भाग को पूर्वी कहते हैं। इसलिए हमारा जो भारत है वो कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। भारत का कुल भूभाग कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। टोटल भूभाग जो है भारत का कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निर्जन गांव यानी कि अनइनहेबिटेड विलेज सहित कुल कितने विलेज हैं, तो 6,40,992 गांव है। मतलब इनहैबिटेड कहने का मतलब है क्या कि जहाँ पे अभी लोग मतलब कम ही संख्या में रहते हैं लेकिन गांव के रूप में है। तो ये टोटल संख्या कितनी है, 6,40,992 गांव है। अब देखिए भारत स्थल मंडल के 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है, जबकि भारत का संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो भारत का जो स्थल है पूरी दुनिया के स्थल भाग का कितना है, 2.4%, और इसकी जनसंख्या है तो समस्त विश्व की जनसंख्या का 17.5%। भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। भारत का विस्तार
उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में पड़ता है, क्योंकि कर्क रेखा के नीचे वाले भाग को हम लोग उष्ण कटिबंध और कर्क रेखा के ऊपर वाले भाग यानी कि उत्तर वाले भाग को हम लोग उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसलिए भारत का जो है ना कर्क रेखा वो बीचों बीच गुजरती है, जिस कारण से हम लोग भारत का विस्तार जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में पड़ता है। ठीक है। तो समूचे भारत लगभग मानसूनी जलवायु क्षेत्र में, समूचा भारत मानसूनी जलवायु क्षेत्र में पड़ता है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और इस रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं और 8 राज्य का जो क्रम है उसे देखते हैं। तो जब भी किसी रेखा या किसी के क्रम की याद करने का जो तरीका है उसे आप मैप के तहत याद करें और मैप में देखें। जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अब जो है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों के गुजरती है, तो सर्वप्रथम हम पश्चिम से पूरब जाएंगे। तो सबसे पश्चिमी राज्य जो है वो गुजरात है। तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान का क्षेत्र पड़ता है, तब मध्य प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है, तब छत्तीसगढ़ का पड़ता है, तब झारखंड का पड़ता है, तब पश्चिम बंगाल, तब त्रिपुरा और फिर मिजोरम। और जब इसको दूसरे क्रम में यानी कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में जाते हैं तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात आता है। और 31 अक्टूबर ये रिसेंट का करंट की भी क्वेश्चन में आती है क्या कि 31 अक्टूबर 2019 डेट को भी याद रखना है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सर्वाधिक पश्चिमी राज्य गुजरात और उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर 2 केंद्रशासित प्रदेशों में बटा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जो कि जिसे पहले हम लोग स्टेट यानी कि राज्य का दर्जा देते थे, वो अब केंद्रशासित प्रदेश हो गया है। इसलिए अगर राज्यों की बात करें तो सबसे उत्तरी राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश पड़ेगा। इसलिए इस पे थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही फोकस किया। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 1 मिनट। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग, अब देखिए देश के केंद्र शासित प्रदेश के बाद होगी तो सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख और सर्वाधिक दक्षिणी भाग जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है सबसे दक्षिणी भाग। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सुदूरस्थ कहने का मतलब है कि भारत के मुख्य भाग के अलावे जो द्वीपीय क्षेत्र है उसका जो भी दक्षिणी भाग है वो सबसे दूरस्थ भाग कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार और बड़ा निकोबार द्वीप के मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो सबसे दूरस्थ बिंदु इंदिरा पॉइंट है, लेकिन अगर मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु बोली जाएगी तो वो कन्याकुमारी है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट है। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल है, जो कि अविभाजित जम्मू कश्मीर यानी कि जब जम्मू कश्मीर का विखंडन नहीं हुआ था तो ये जम्मू कश्मीर पड़ता है, अब ये लद्दाख क्षेत्र में पड़ेगा। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम 2933 यानी 2333 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 2314 किलोमीटर है। तो इसे हम इस तरह से याद करते हैं कि पूरब से पश्चिम जो लंबाई है 2933 तथा उत्तर से दक्षिण जो है वो 3214 है। इसे शॉर्टकट में याद रखते हैं, लेकिन किलोमीटर में लिखना है। 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम और 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। भारत की स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर 7 किलोमीटर है। तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 54,000 यानी 5,422.6 किलोमीटर। और द्वीपों सहित देशों की कुल तटीय लंबाई जो है 7,000
516.6 किलोमीटर है। आपको ये जो तटीय सीमा की लंबाई है, जो मुख्य भूमि की बात आती है, तो कई जगह आपको यहाँ पे मिलेगा 6100 किलोमीटर और शायद 6100 किलोमीटर, और ये लेकिन ये रिसेंटली डाटा है और इसे वेरीफाई किया हुआ है, इसलिए ये 5422.6 किलोमीटर ही सही है। ठीक है, आगे अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। और कितना है इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो 1214.70 किलोमीटर है। 1214.70 किलोमीटर जो तटीय लंबाई है, सर्वाधिक लंबाई गुजरात की, जबकि सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, जो कि 1962 किलोमीटर है। और गोवा राज्यों में तटरेखा की लंबाई 151 किलोमीटर है, जो सबसे छोटा है। भारत के 9 राज्य जो हैं, जो कि आपको तट पे पड़ते हैं, वो कौन से 9 राज्य हैं, तो देखिए अब हम आते हैं। मैप हमेशा याद रखिएगा और मैप के साथ पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग परीक्षा के रिवीजन क्लास के तौर पे देख रहे हैं, इसलिए इसे हम बहुत जल्दी और वन लाइनर फॉर्मेट में देख रहे हैं। इसका डिस्क्राइब्ड जो वीडियो बनाया जाएगा वो जल्दी अपलोड किया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं भारत के 9 राज्य कौन है। तो सबसे पश्चिमी राज्य जो है गुजरात है। गुजरात के दक्षिण में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के दक्षिण में गोवा, गोवा के दक्षिण में कर्नाटक, कर्नाटक के दक्षिण में केरल, और ये हो गया पश्चिमी सीमा वाला राज्य। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पूर्वी तटरेखा वाले राज्य हुए। देशांतरीय विस्तार की बात, विशाल देश जो है, विशाल देशांतरीय विस्तार के कारण भारत के पूर्वी और सुदूर पश्चिमी बिंदु क्षेत्रों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा और भारतीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर लिया गया है। तो ये जो हम देख रहे हैं कि विशाल देशांतरीय विस्तार, अभी हमें ये समझना होगा, जब हम डिस्क्राइब क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो वालांगू है, किबुतु, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में गौरमाता है, तो वहाँ पे, और इन दोनों के बीच में 2 घंटे के समय का अंतर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो देशांतरीय विस्तार है इनका अंतर होता है, इसके कारण से 2 घंटे का अंतर होता है। इसे देखेंगे कि 1 मिनट में कैसे 4 डिग्री का अंतर होता है, और इस प्रकार हम लोग समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, और भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा जो है प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, जिसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी कहा जाता है। और यह अगर राज्य में किन किन राज्यों होकर गुजरती है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों होकर गुजरती है। भारत का जो ग्रीनविच माध्य समय से आगे हमारा समय कितना है? 5.5 घंटे आगे है। आगे हम देखेंगे ये 5.5 घंटे आगे क्यों है। ठीक है, आगे चलते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा यहाँ बॉक्स में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों से कौन सा स्थान है तथा सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन है? तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वो 7वां है, और सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। कितना है? 1214.70 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो बॉक्स बना के दिया गया है क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है तथा भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? तो किन राज्यों का? तो हमने देखा पश्चिमी तटीय पे जो है गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, और जब पूर्वी तट की बात आती है तो आपका आ जाता है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चलिए चलते हैं आगे।
अब देखते हैं क्या, भारत एवं पड़ोसी देश। तो भारत एवं पड़ोसी देश में हम देखने आते हैं कि भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन सा है। तो भारत का निकटतम पड़ोसी देश में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है। ये मालदीव और श्रीलंका जो है ये समुद्री तट से जुड़े हुए, समुद्री बाउंड्री से जुड़े हुए हैं, जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश जो है वो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश हैं। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 है। और 7 कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश है। भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से लगे हुए हैं। तो भारत के कुल कितने राज्य? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है? तो एक जम्मू कश्मीर है और दूसरा लद्दाख है, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को एक जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जिसके कारण से, इसी कारण से ये लगते हैं। आइए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सीमा प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों है। मानव निर्मित सीमा के कुछ सीमा अध्यारोपित होती है। सुप्रीमेसी जो बाउंड्री होती है वो मानव निर्मित होती है। जैसे कि भारत में 2 सुप्रीमेसी जो है, जिसमें एक है आपका मैकमोहन रेखा और दूसरा है रेड क्लिफ रेखा। अध्यारोपित सीमा वह सीमा रेखा होती है जिसे संबंधित देशों के अतिरिक्त किसी तीसरी शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। यहाँ स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि अध्यारोपित सीमा जब 2 देशों के बीच बंटवारा होता है तो उन देशों के सीमाओं के सीमांकन में काफ़ी परेशानी होती है, और इसलिए अध्यारोपित सीमा के तहत जो एक तीसरा देश जो मध्यस्थता करता है वही सीमा का निर्धारित करता है, जो कि दोनों को मान्य होता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है वो किसका उदाहरण है? तो अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन और नेपाल से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, पश्चिम में पाकिस्तान से, पूर्व में बांग्लादेश म्यांमार से और उत्तर पूर्व में भूटान से लगती है। तो भारत का जो स्थलीय सीमा है ये अगर दिशा वाइज बोला जाए तो उत्तर दिशा में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है? तो बांग्लादेश की है। इसे हम बहुत अच्छे डिस्क्राइब में जब आप ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे उस समय मैं बताऊंगा आपको कि जो बांग्लादेश की सीमा है वो कितना है, उसके बाद चाइना का कितना है, तब पाकिस्तान का कितना है, नेपाल का कितना, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ रखती है, और वो कितनी है? तो उसकी जो लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। इसे शॉर्ट में याद रखने के लिए 4096 किलोमीटर कहा जाता है। जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसके साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ लगती है। चलिए पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन ये जम्मू लद्दाख कब से है? तो 31 अक्टूबर 2019 से है। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, इसकी सीमा जो है पाकिस्तान को स्पर्श करती है। भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन है? भूटान को पश्चिम बंगाल, आपका सिक्किम, आपका अरुणाचल प्रदेश और असम, 4 स्टेट जो है वो आपको भूटान के साथ सीमा लगती है। अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये लद्दाख है। अकेला एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि आपका अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।
आपके कमेंट और आपके लाइक हमें मोटिवेशन देते हैं, हमें प्रेरित करते हैं अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है ताकि लोग अपने आप को जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा, जो भी नए वीडियो आएंगे वो आपके पास पहुंचेगा और शेयर करने से ये आपके दोस्तों को भी फायदा पहुंचाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य बता रहा हूं, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश भी आती तो इसमें लद्दाख भी शामिल होता है। ये देखिए आगे क्वेश्चन है ही। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। केवल एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो चीन की सीमा को टच करता है वो है लद्दाख। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल है। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल है। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नागालैंड, एक मिनट, अच्छा, म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य में अरुणाचल प्रदेश, आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम है। ये सभी सारे राज्य जो हैं म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सीमा की लंबाई जो है वो म्यांमार के सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। और सबसे ज़्यादा जो सीमा टच करती है, बिहार की सीमा जो है नेपाल को स्पर्श करती है। समुद्री भारत प्रभाग का सर्वाधिक निकट देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मत द्वारा भारतीय भूभाग यानी कि तमिलनाडु से पृथक होता है। सिक्किम प्रदेश 3 देशों से, नेपाल, भूटान और चीन से। सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन से, सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन से सीमा साझा करती है। भारत, पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ रेखा द्वारा पृथक होता है। भारत जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा अवस्थित है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा अवस्थित है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बीच डूरंड रेखा अवस्थित है। ठीक है, और आज का वीडियो में हम लोगों ने देखा क्या, सामान्य परिचय देखा और भारत एवं उसके पड़ोसी देश देखे। नेक्स्ट टॉपिक्स में जो ज्योग्राफी का आएगा उसमें हम इसे और विस्तारित करेंगे और आगे देखेंगे। ये एक वन लाइनर फॉर्मेट है जिससे मैं आपको सिर्फ आगामी जो एग्जाम है उसके रिवीजन क्लास को करा रहा हूँ। मैंने अभी कोई भी ऐसा डिस्क्रिप्टिव टाइप का, मैंने डिटेल से कोई भी ऐसा वीडियो किसी भी टॉपिक का अभी नहीं करा पाया हूँ। और कुछ 5-6 दिन की मैं व्यस्त हूँ। इसके बाद में मैं आपको डिटेल्स टॉपिक्स पढ़ाऊँगा आपके संपूर्ण